इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम सब पढ़ते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये बना क्यों था और इसकी शुरुआत कैसे हुई? अगर ये समझ आ जाए तो पॉलिटी अपने आप आसान हो जाती है। नमस्कार मित्रों, आज हम शुरुआत कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी की, जहां हम जानेंगे कि आखिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने की कहानी कहां से शुरू हुई। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 20 अगस्त 1917 से, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एडविन मॉन्टेगू ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिक्लेरेशन दिया, जिसे मॉन्टेगू डिक्लेरेशन कहा जाता है। इस डिक्लेरेशन में कहा गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब धीरे धीरे इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की तैयारी कर रही है। अब यहाँ दो इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। पहला, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती क्या है, और दूसरा, इसे कब तक बनाया जाएगा। अगर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात करें तो इंडियन पॉलिटी का एक कोर कॉन्सेप्ट है। इसे अच्छे से समझने के लिए हमें पार्लियामेंट, इलेक्शंस और नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसे टॉपिक समझने होंगे, जिन्हें हम आगे के चैप्टर्स में डिटेल में कवर करेंगे। अगर आसान शब्दों में समझें तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब है एक ऐसी गवर्नमेंट जो तभी तक पावर में रहती है जब तक उसे जनता के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स का सपोर्ट मिलता रहता है। अगर सपोर्ट खत्म तो गवर्नमेंट भी खत्म, यानी एक ऐसे सिस्टम जहां गवर्नमेंट जनता के प्रति जवाबदेह होती है। इसका मतलब साफ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट धीरे धीरे इंडिया में सेल्फ गवर्नमेंट लाने की दिशा में बढ़ रही थी, जिसे हम डोमिनियन स्टेटस भी कह सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि टाइमलाइन क्लियर नहीं थी। कब तक ये सिस्टम पूरी तरह लागू होगा ये कहीं नहीं बताया गया। तो 1917 में जब इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी था, तब ये क्लियर हो गया था कि फ्यूचर में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की जाएगी। पहले इंडिया में वायसराय और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का रूल चलता था, लेकिन प्लान ये था कि आगे चलकर इंडियंस के द्वारा चुनी हुई गवर्नमेंट बनाई जाए। इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इंडियंस को धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल किया जाएगा और सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस को डेवलप किया जाएगा। अब हम एक टाइमलाइन के थ्रू समझते हैं कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए। सबसे पहले बड़ा कदम आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। इस एक्ट के जरिए कई रिफॉर्म्स किए गए। इंडियन लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन बढ़ाई गई। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस की संख्या 1 से बढ़कर 3 कर दी गई, और फाइनेंस कमेटी जैसे इंपॉर्टेंट कमेटीज में भी इंडियंस को इंक्लूड किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1920 में इंडिया में पहली बार डायरेक्ट इलेक्शंस हुए, जिसके बेसिस पर लेजिस्लेटिव काउंसिल की मेजॉरिटी सीट्स फिल की गई। साथ ही सेंट्रल पब्लिक सर्विस के फॉर्मेशन की भी बात कही गई। इस एक्ट में कहा गया था कि 10 साल बाद एक कमीशन बनेगा जो इन रिफॉर्म्स को रिव्यू करेगा। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 साल पहले यानी 1927 में ही इस कमीशन को बना दिया। यही था साइमन कमीशन। इसमें कुल 7 मेंबर्स थे और इसके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन। नवंबर 1927 में ये कमीशन इंडिया आया और मई 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर दी। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट पर डिस्कशन के लिए लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज की, जहां इंडियन पॉलिटिकल रीडर्स, प्रिंसली स्टेट्स और अलग अलग फील्ड्स के लोगों को इनवाइट किया गया। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। सेकेंड कॉन्फ्रेंस हुई 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक, और थर्ड कॉन्फ्रेंस हुई 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। इसके बाद 1934 में एम.एन. रॉय ने एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया प्रपोज किया। उन्होंने कहा कि अगर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनानी है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन भी जरूरी होगा। इसलिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जानी चाहिए जो मिलकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करे, और यहीं से पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉन्सेप्ट सामने आया। अब फिर से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस पर लौटते हैं। 1930 से 1932 के बीच हुई इन कॉन्फ्रेंसेस के बेसिस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया। इस एक्ट में प्रोविंसेस को ऑटोनॉमस बना दिया गया और प्रोविंसेस में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लागू कर दी गई। ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया में जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने की बात कही थी, इसकी शुरुआत प्रोविंसेस से कर दी गई थी। वोटिंग राइट्स भी बढ़ा दिए गए। अब लगभग 10% पॉपुलेशन को वोटिंग राइट्स मिल गए थे, जो पहले से काफी ज्यादा थे। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की, और 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने इस डिमांड को और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ इंडियंस को ही दी जानी चाहिए। ईयर 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से अगस्त ऑफर दिया गया और नेहरू जी की जो डिमांड थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो इस वीडियो में हमने देखा 1917 से लेकर 1940 तक के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स
कैसे धीरे धीरे इंडिया रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ बढ़ा और कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया सामने आया। यानी 1917 से शुरू हुई ये जर्नी धीरे धीरे हमें लेकर आई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कंप्लीट करेंगे और साथ ही मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कई नई इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी कवर करेंगे। तो अगर आप इस पूरी जर्नी को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।